हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। और बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। डिफरेंशिएशन पढ़ लिया हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, ख़त्म भी हो गया डिफरेंशिएशन। इससे पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर 17, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, ठीक है। उससे पहले के भी जो बहुत सारे लेक्चर हैं वो सब देख लो बच्चों। देखो हुआ क्या बच्चों कि डिफरेंशिएशन तक तो बच्चों को समझ में भी आ जाता है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। बच्चों इंटीग्रेशन ये इस तरीके के तुमने सांप बने देखे होंगे किताबों में, ठीक है सांप बने हुए, इनको देखकर बहुत डर लगता है बच्चों को। मैं जनरली देखा हूँ कि वो मैथ वाले क्या है, जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तब तो उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, लेकिन जब वो फिजिक्स में यही सब देखते हैं तो उनको डर लगने लगता है। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, आज मैं जितना इंटीग्रेशन बता दूंगा ना आपको, वो जब ये देखोगे सारे सांप चुन चुन के उनको जो है तुम पकड़ोगे, बिल्कुल घबराओगे नहीं। तो इंटीग्रेशन ये 1-1.5 घंटे का जो भी वीडियो बच्चों मन लगा के देख लेना, कभी इंटीग्रेशन नहीं परेशान करेगा इस लेवल पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्योंकि हर चीज़ की एक और ऊपर वाली हाइट होती है। मतलब आप नहीं जान पाओगे कि इसका गहराई कहाँ तक है। तो हर चीज़, हर ज्ञान का एक समुंदर, वही वाली बात है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग। पहले तो बच्चों जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। इसके पीछे बच्चों मैं आपको थोड़ी कहानी बताने वाला हूँ, वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखो मेरी आदत क्या है कि मैं कुछ भी पढ़ाने से पहले एक कहानी बताता हूँ, ताकि जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं कि माहौल बन जाए, जैसे नहीं मौसम बना रहे हैं, तो वही हम करेंगे बच्चों। यहाँ पर थोड़ा पहले बिल्डअप देंगे। बिल्डअप क्या है बच्चों, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जैसे मान लो बच्चों ये एक एक्स वाई एक्सिस है, एक्स और ये वाई, ये ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसका ये लेंथ ए है, मतलब ये जो है लेंथ ए है और इसकी ब्रेड्थ जो है बी है, मतलब लंबाई ए है और ये ए बी है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो ये ए हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, a,b, यही तो, क्योंकि ये लंबाई क्या है बी। अब बहुत सिंपल सी एक चीज़ है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ इसका एरिया बताओ, एरिया यानी कि अब देखो ये वाई है, ये क्या है वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बी, यहाँ पर भी कितनी है बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, क्योंकि ये एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई का फंक्शन ऑफ एक्स अगर कहोगे तो क्या कह दोगे, वाई इज इक्वल टू बी, क्योंकि एक्स की वैल्यू चेंज होने पर वाई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल। अब मैं कहूँ जरा इसका एरिया बताओ, तो आपको बहुत आसानी से पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल के केस में तो ए इंटू बी। अब ए इंटू बी बच्चों क्या दिखा रहा है, ए इंटू बी कहीं ना कहीं यही तो दिखा रहा है, एक्स इंटू वाई, यानी एक्स पे जो लेंथ है और वाई पे जो लेंथ है उसी को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो रेक्टेंगल था, आपने आराम से बता दिया। अगर मैं इसी जगह एक ट्रायंगल ले लूँ जहाँ पर ये ए है और ये इसकी हाइट बी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लो एंगल थीटा है, तब भी आप एरिया आसानी से बता दोगे इस ट्रायंगल का। क्या कह दोगे, हाफ बेस, बेस कितना है ए इंटू हाइट क्या होगी बी, आपने आसानी से बता दिया। अब बच्चों यहाँ पर कहानी आती है कि ये सब तो आप बता ले जाओगे क्योंकि ये नोन फिगर है, नोन यानी कि इनके बारे में आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो वो वाला वीडियो देख लेना जाके, पूरी सीरीज इसमें दे रखी है बच्चों। इतना ज़्यादा मेहनत करी गई है कि आपको किसी टॉपिक में ये ना लगे कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो भूल गए। जाके देख लेना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल और सर्किल, इन सब में ये सब कहानियाँ मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अब बच्चों फिर से हम एक यहाँ पर एक कर्व लेते हैं, कर्व यानी कि y x पर डिपेंड कर रहा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और वो ऐसे वेरी कर रहा है, मान लो a से b तक वो ऐसे जा रहा है, कुछ टेढ़ा बेढ़ा कर्व बन के जा रहा है। अब मैं कहूँ इसके नीचे, इस कर्व के नीचे का एरिया यानी कि ये पूरा एरिया कैलकुलेट करके बताओ, तो क्या आप आसानी से बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कर्व है कौन सा, ना तो ये रेक्टेंगल में आ रहा है, ना ट्रायंगल में आ रहा है, ना सर्किल है, ये क्या है। तो y अगर एज अ फंक्शन ऑफ x है तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, मान लो यहाँ पर x a है, ये b है, ये हाइट मान लो h1 है और यहाँ पर h2। अब आप कहोगे सर ये सब तो बता दिया, इसका एरिया कैसे बताएंगे, क्योंकि ना तो ये ट्रायंगल है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना सर्किल है, ना इलिप्स है, मतलब कुछ चेंज हो रहा, तो इसका एरिया नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन। बच्चों इंटीग्रेशन का नाम आया है इंटीग्रेट से, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम। अब आप कहोगे सर तो जोड़ ही ना दें, ये यहाँ पर इसका क्या काम है, अभी मैं सब बताता हूँ आपको। देखो बच्चों डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना,
इंटीग्रेशन उसका जस्ट उल्टा है, उसको जोड़ना। देखो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, हम पहले एक dx, एक छोटा डेल्टा x लेते थे और कहते थे कि वो जीरो की तरफ जब जाएगा तो हम कुछ ना कुछ रेट बताएंगे, यानी छोटी क्वांटिटी से डील करते हैं। यहाँ उन्हीं छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को जोड़ के हम एक सम निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। अल्टीमेटली इंटीग्रेशन में हम एरिया अंडर द कर्व ही निकालते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब आप कहोगे सर एरिया क्यों निकाला जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, वो भी सुन लेते हैं। जैसे बच्चों आपने हाई स्कूल में शायद पढ़ा होगा, वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क निकल आएगा। जैसे मान लें एक फ्लोर पे एक ब्लॉक रखी हुई है, ठीक है, जिस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का, और ये ब्लॉक खिसक कर यहाँ से, मान लो ये यहाँ से ये ब्लॉक खिसक कर आ गई है इस पॉइंट से यहाँ पर, और ये हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एस हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया, ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। और मैं आपसे कहूँ वर्क बताओ कितना हुआ, मतलब इस ब्लॉक पर कितना काम करा गया, तो आप कह दो कि भाई 100 न्यूटन फोर्स है हमारी और डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये आ जाएगा बच्चों 1000 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर आपको पता है वर्क की यूनिट होती है जूल, तो इसको आप कह दोगे जे, 1000 जूल। बहुत आसानी से बता दिया आपने। अगर मैं इसको एक्स वाई कर्व पे दिखाना चाहूँ, देखो बच्चों अब तुम इतने समझदार हो गए हो कि इसको दिखा ले जाओ। एक्स का मतलब कोई एक ऐसा वेरिएबल, एस को मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ और वाई पर मैं फोर्स को ले रहा हूँ, यानी कि ये है एफ, और यहाँ एक्स की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स की जगह पे एस ले रहा हूँ। तो देखो फोर्स तो हमेशा इस बॉडी पे 100 न्यूटन ही लग रही है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये 100 न्यूटन की एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, यहाँ पर 100 न्यूटन, ठीक है। और x ये जा कहाँ से रहा है, जीरो से, यहाँ जीरो से 10 मीटर, ये मान लेते हैं 10 मीटर। और इसको जरा क्लोज कर दो, ये क्लोज कर दिया हमने इसको। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि किसी कर्व के नीचे का एरिया, ये एरिया, ये दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर देखो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट है ये वाली एक्सिस, फोर्स है ये वाली एक्सिस, और हमको एक कर्व मिल गया, ये है रेक्टेंगल, तो इसका एरिया निकालोगे तब भी तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ 10 इंटू 100 तब भी तो 1000 आ जाएगा। बहुत आसान, आपने निकाल भी दिया। अब यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ आता है बच्चों, ये देखो, ये आप समझ गए हो। अब इंटीग्रेशन क्या आता है कि मान ले अगर इसी ब्लॉक पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, मान लो फोर्स ऐसे लग रही है 100s² प्लस 2, मतलब कहने का मतलब है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है और उस पर जो फोर्स लग रही है वो हर एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज हो रही है। मतलब मैं इस ब्लॉक को धक्का दे रहा हूँ तो पहले s इज इक्वल टू 0 पर फोर्स कितनी है, s0 रखो 2 न्यूटन है। s इज इक्वल टू 1 पर 100 इंटू 1² प्लस 2 102 न्यूटन है। फिर s इज इक्वल टू 2 पर 2² इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 2 402। ऐसे करते करते अगर मैं कहूं कि जब 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए तब बताओ कि फोर्स कितनी लगी, तो बच्चों आप नहीं बता। अगर आपने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाओगे तो एक रेक्टेंगल नहीं मिलेगा। जब रेक्टेंगल मिले या ट्राइंगल, अभी मैं वो सब पर आऊंगा, ये कर्व कुछ ऐसा मिलेगा तो इसके नीचे का एरिया ही हमको वर्क बताता है। ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि इस लाइन के नीचे का जो एरिया है वही हमको वर्क दिखा रहा है। उसी तरह अगर मैं कहूँ कि ये 0 से, ये s इज इक्वल टू 0 से ये कहीं 10 मीटर पे आ गया तो इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया हमको क्या बता देगा, वर्क बता देगा, क्योंकि वर्क f इंटू एस कहीं ना कहीं इनका मल्टीप्लिकेशन है। तो एरिया हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये कर्व तो हमको पता नहीं है। इस केस में तो हमको रेक्टेंगल मिल गया, आसानी से बता दिया। इसका हमको कैसे पता चलेगा, बात समझे? हमको करना यही है f इंटू एस, लेकिन हम जान रहे हैं कि जब s 0 से 10 मीटर जा रहा है तो हर एक पॉइंट पर फोर्स भी बदल रही है। देखो s जब 1 मीटर मान लो यहाँ पर तो फोर्स ये है, जब 2 मीटर है तो ये है, 3 मीटर है तो ये है, और इनके बीच में भी चेंज हो रहा है। तब हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। उस केस में बच्चों काम आएगा हमारा इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, मतलब अल्टीमेटली हम समझ गए कि हमको निकालना एरिया ही है, तो हम क्यों ना ऐसे समझ लें कि भैया अगर कोई कर्व उल्टा सीधा बना हुआ है जो हमको नहीं पता कि उसका एरिया क्या होगा, मतलब कि वो नोन फिगर में से नहीं है, तो हम उसका कर्व का एरिया निकालेंगे कैसे, उसके नीचे का एरिया या पूरा उसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर एक ध्यान से समझते हैं, एक ये एक्स वाई एक्सिस पे मैंने पी क्यू एक कर्व बनाया है जो कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब y x के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो y इस पर पूरा देखो p से q तक जाने पे चेंज हो रहा है, ग्रीन वाला कर्व देखो। अब मुझे क्या टास्क दिया गया है कि पी क्यू के नीचे का एरिया निकालो, हमको ये नहीं पता कि y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, कुछ भी हो सकता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जैसे पहले वाले केस में था 100x स्क्वायर प्लस 2, या y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू ई के, कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो हम टेक्निक क्या लगाएंगे, बहुत सिंपल है बच्चों, आप एक बार देखो सब समझ जाओगे। P के नीचे का पॉइंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, वो है A, और Q के नीचे का पॉइंट है B, तो ये कुछ ऐसा टाइप का कर्व मिल जाएगा, ऐसा, ये है A, ये है B, ये है P, ये है Q। बात समझ गए। A जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर स्मॉल a दूरी पर है, और B जो पॉइंट है वो ओरिजिन से B दूरी पे, यानी B के कोऑर्डिनेट हो गए B,0 और A के हो गए A,0। हो गए बच्चों कि नहीं हो गए। और P पर अब क्योंकि देखो ये y फंक्शन ऑफ x है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे जो y की दूरी यानी कि ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी, फंक्शन में x इज इक्वल टू a रख दो भाई, y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं x की जगह पे यहाँ पर a रख दूं तो ये fa जो वैल्यू होगी ये पूरी लेंथ pa होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और यहाँ पर q पर क्या होगी, अब ये हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, क्या होगी जरा ध्यान से समझते हैं। अगर मैं एक काम करूं, क्या काम करूं, थोड़ा मैं आपको कायदे से समझाता हूं कि भैया हमको रेक्टेंगल का कर्व पता है, रेक्टेंगल का एरिया पता है, तो क्यों ना एक काम करें, इस पूरे कर्व का एरिया निकालने की बजाय हम इसको बहुत नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दें। क्या करा हमने, एक लाइन यहाँ से खींची, एक लाइन यहाँ से देखो परपेंडिकुलर डाला, एक यहाँ से डाला, एक यहाँ से डाला, एक यहाँ से डाला, और इसको ज्वाइन कर दिया। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये एक रेक्टेंगल मिल जा रहा है, ये देखो ये एक रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है, और एक ये रेक्टेंगल है, मतलब इस तरीके से मान लो n रेक्टेंगल है। अब आप कहोगे सर इसको डिवाइड कैसे करा, देखो ए बी जो डिस्टेंस है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट्स डिवाइड ए बी इंटू n इक्वल पार्ट्स, n इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लें, मतलब कि मान लो ये 10 मीटर होता तो हम इसको मान लो कि 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 10 मीटर डिवाइडेड बाई 10, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 मीटर। तो यानी ये जो दूरी है इसको मान लेते हैं डेल्टा एक्स है, तो ये भी डेल्टा एक्स होगी, ये भी डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स, ये भी, मतलब इनकी जो ये विड्थ है, हर एक रेक्टेंगल की ये जो विड्थ है ये सेम है। तो डेल्टा एक्स बच्चों कितना हो जाएगा, जरा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना है। ये दूरी कितनी है ए बी, ये हो गई बी, ये हो गई ए, तो ये हो जाएगी बी माइनस ए, और इसको n पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो ए बी की दूरी डिवाइडेड बाई n, यही तो देखो b माइनस ए डिवाइडेड बाई n, तो हर एक विड्थ सेम आ गई भाई। अब देखो क्या करना है, अगर मैं इन सभी रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दूं तो मुझे एरिया ऑफ कर्व अंडर पी क्यू मिल जाएगा। आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ मिलेगा, अभी मान लेते हैं मिल जाएगा। अब बच्चों मैं करूँगा क्या, जो करने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ रेक्टेंगल 1, इसको 2, इसको 3, और ये मान लेता हूँ रेक्टेंगल n। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, ऐसा नहीं, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमने n पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला रेक्टेंगल कौन सा होगा, nth रेक्टेंगल। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, बात समझो। दूसरा रेक्टेंगल है तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, और ये तीसरी लाइन, ऐसे कर करके हमको n रेक्टेंगल मिल गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एरिया निकालेंगे, इन सभी रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे। पहला वाला ये जो 1 नंबर वाला है, इस रेक्टेंगल का एरिया देखो क्या होगा, डेल्टा एक्स यानी इसकी चौड़ाई इंटू लंबाई, लंबाई क्या है एफ ए, ये तो आसानी से पता चल गया। ये वाला देखो, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये, इसका एरिया देखो यही तो होगा। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखने वाला हूँ, ध्यान से समझना, आई डैश मैं मान लेता हूँ
इन रेक्टेंगल्स का सम है, यानी कि जोड़। तो देखो आई डैश पहला वाला रेक्टेंगल क्या होगा बच्चों, एफ ए इंटू डेल्टा एक्स, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आती है बारी दूसरे वाले रेक्टेंगल की। अब आप ध्यान से देखना, इसकी लंबाई क्या होगी, ये जो लेंथ है भाई, चौड़ाई तो डेल्टा एक्स ही रहेगी, ये भी डेल्टा एक्स रहेगी, सारी डेल्टा एक्स रहेंगी इनके बीच की चौड़ाई, लेकिन ये लेंथ क्या होगी, देखो बच्चों यहाँ पे वैल्यू एक्स की ए है तो ये वैल्यू वाई की होगी एफ ए, यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी इस पॉइंट पर ए प्लस डेल्टा एक्स, देखो बच्चों होगी कि नहीं, ए यहां तक था, डेल्टा एक्स जुड़ गया, ए प्लस डेल्टा एक्स, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ ए प्लस डेल्टा एक्स, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो दूसरे वाले रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बिल्कुल होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तीसरे वाले रेक्टेंगल का क्या होगा, ये तो भाई डेल्टा एक्स ही है, वो तो सेम रहेगी, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, फिर से दिमाग लगाओ, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, क्या है देखो, ये ए है, ये डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, तो यहां पर एफ एक्स में वैल्यू रखेंगे तो एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, होगा कि नहीं होगा बच्चों, देखो तो y की वैल्यू जो इस पॉइंट पर होगी वो क्या होगी, एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू उसकी चौड़ाई डेल्टा एक्स, प्लस इसी तरह हमारे पास कितनी स्ट्रिप है, n है। अब आप कहोगे सर लास्ट वाले की बहुत आसान है, एफ ए प्लस एन इंटू डेल्टा एक्स, यहीं पर गलत हो जाओगे बच्चों, कैसे हो जाओगे, देखो जरा ध्यान से देखो, जब पहले वाली स्ट्रिप है तो एफ ए इंटू डेल्टा एक्स आ रहा है, दूसरे वाली जो स्ट्रिप है उसमें एफ ए प्लस डेल्टा एक्स, देखो दूसरी स्ट्रिप है तो डेल्टा एक्स आ रहा है, तीसरी स्ट्रिप है तो 2 डेल्टा एक्स आ रहा है, तो nth स्ट्रिप होगी तो कितना आएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स, आएगा कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा इसमें बस खाली आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि हाँ ये तो बेसिक सी मैथ, क्योंकि है क्या बच्चों कि n तो तुमने लाइन खींची है, लाइन तुमने n खींची है, लेकिन रेक्टेंगल कितने बने हैं, n माइनस 1, देखो 2 लाइन को मिला के एक रेक्टेंगल बन रहा है, बात समझ गए। तो ये बच्चों सारे रेक्टेंगल का सम हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे आई डैश। अब कहोगे सर ये तो निकाल लिया, तो क्या ये सभी रेक्टेंगल का सम इसके एरिया के बराबर होगा, बच्चों नहीं होगा। आप कहोगे तो फिर ये खरा क्यों है, देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप आंखें खोल के देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि वो क्यों नहीं होगा। अब मैं जो रेड रेड बनाने जा रहा हूँ वो देखना, ये देखो यहाँ पर बच्चों जीने बने हुए हैं, स्टेयर्स, ये देख रहे हो। अब है क्या, आपने एरिया खाली इनका जोड़ा, ये जो रेड मैं कर रहा हूँ, ये जो देखो, ये जो जगह खाली बच रही है जो मैं रेड कर रहा हूँ, इनके एरिया में ये तो मैंने छोड़ ही दिया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इन सभी रेक्टेंगल को अगर मैं जोड़ दूं तो पी क्यू के नीचे का एरिया, यानी हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ए पी क्यू बी, वो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो रेड वाला है इतनी एरर आएगी कि नहीं, यानी कि गलती आएगी। अब हमने दिमाग लगाया, हमको पता है कैलकुलस का कुछ कहानी हमको पता है, क्या पता है बच्चों, देखो इसीलिए मैंने डिफरेंशिएशन पता आपको पढ़ाया पहले, क्या कि अगर मैं इसी कर्व में ये P और Q, इसी कर्व में ये जो लाइनें ले रहा हूँ ये वर्टिकल, इनको बहुत पास पास ले लूँ, बहुत पास पास, मतलब इतनी पास पास कि डेल्टा एक्स एकदम लगभग 0 के बराबर हो, टेंडिंग टू 0। फिर देखो वही कहानी लिमिट वाली आ गई कि नहीं, अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग लिमिट पढ़ रहे थे, देखो कितना मज़ेदार है। हमने ये जो स्ट्रिप ली हैं ये बहुत पतली पतली ली हैं, बहुत पतली पतली, बात समझ रहे हो, ऐसे ऐसे मतलब एकदम इतनी पतली पतली ले ली हैं कि इतनी पास आ गई हैं ये, कि ये जो स्टेयर बन रही थी पहले, देखो इतनी बड़ी स्टेयर थी, देखो ये बड़ी बड़ी स्टेयर है, अब क्या है लाइंस सारी पास आ गई हैं, बहुत पास पास, तो ये जो स्टेयर बन रही हैं बच्चों ये छोटी हो गई हैं, ये देखो कितनी छोटी छोटी स्टेयर बन रही हैं, बात समझ रहे हो, बहुत सारी लाइनें अगर आ जाए। तो अगर हम ये मान लें कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है, मतलब कि डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा हो जाए तो ये स्टेयर एकदम इतनी छोटी हो जाएगी कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक पॉइंट के बाद का जस्ट एक पॉइंट मिल जाए। और उस केस में जब हम इसका सम करेंगे, किसका, आई डैश, ये सब जोड़ेंगे, जब डेल्टा एक्स क्या होगा
टेंडिंग टू 0, डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भैया अब जो है एरिया किसके बराबर है, ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी। तो अब यहां पर कहानी आती है टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो अब एक नया आई हम ले आए, आई डैश नहीं, यहां पर लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 आई डैश। इस केस में ये होगा बराबर किसके, एरिया ए पी क्यू बी। ये हमारा आंसर। आप कहोगे सर वाह क्या मजेदार चीज बता दी, ये तो पता चल गया है, लेकिन क्या करेंगे, इतनी सारी स्ट्रिप हम जोड़ेंगे कैसे। आप बच्चों देखो रिवर्स मैथमेटिक्स लगाएंगे, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग होती है वैसे ही इस पूरी क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे सांप बनाते हैं और कहां से कहां तक एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे देखो हमने डेल्टा एक्स को 0 की तरफ लिया है ना, तो या कहीं ना कहीं हम एक्स एक्सिस को छोटा करते जा रहे हैं, ये जो डेल्टा एक्स इसको छोटा कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, जब डेल्टा एक्स 0 को जाएगा तो आपको पता होगा कि डेल्टा एक्स dx हो जाता है, ये मैंने डिफरेंशिएशन वाले में बताया था। और यहां बीच में क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एरिया इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ कहानी बता दी। तो इंटीग्रेशन कहां से आया, इस समेशन को लिखा कैसे जाता है, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, एफ एक्स यानी कि ये जो फंक्शन पी क्यू है, dx यानी कि ये जो आपकी छोटी छोटी डेल्टा एक्स जो कि 0 की तरफ बढ़ रही, और इसकी लिमिट क्या होती है मैं बताता हूं अभी, ए से बी। इसको बच्चों बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी, क्योंकि एरिया कहां से कहां तक निकालना है, ए से बी के बीच का एरिया। तो ए है स्मॉल ए और बी है स्मॉल बी, बात समझ गए। जो यहां पे dx है, dx ये x एक्सिस है, तो इसीलिए यहां पर लिमिट, इसको बच्चों लिमिट बोलते हैं। ए आपकी लोअर लिमिट है, ए को बोलते हैं लोअर लिमिट, और बी को बोलते हैं बच्चों अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। बात समझे कि नहीं। और इसको कैसे पढ़ते, पढ़ते ऐसे हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी, फ्रॉम लिमिट ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ बढ़ने पर एफ एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे लिखा जाता है। इसको बच्चों अगर लिमिट ले ली जाती है तो इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल। ये मैं अभी बाद में बताऊंगा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये तो बच्चों कहानी अब आपके सब कुछ समझ में आ गए। कहता है सर वाह सब समझ में आ गया आपके, बहुत सिंपल था, बस हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज़ करा और आपको सब समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं और फिर जान जाएंगे कि ये जो हमने बनाया है भाई, हम समझ तो गए कि ये है क्या, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो बच्चों बहुत सिंपल है। क्या है, जैसे मान ले कोई एक कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन है, मतलब कि बात समझना जरा, कोई मान लो कैपिटल एफ एक्स कोई एक फंक्शन ऑफ एक्स है, देखो कैपिटल एफ स्मॉल एफ नहीं, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर एक्स के टर्म में फंक्शन आ रहा है स्मॉल एफ एक्स। ये वही एफ एक्स है जिसका हमको इंटीग्रेशन लेना है। अभी सब समझ जाओगे, मैं एक एग्जांपल दूंगा सब समझ जाओगे। तब देन क्या होगा, अगर मैं डी एफ एक्स को ऐसे ही लिखा रहने दूं और डी एक्स को इसके साथ ले आऊं तो ये हो जाएगा डी एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं अभी बताता हूँ। इसको भी इंटीग्रेट कर दिया ए से बी, यानी लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, यानी एक्स कहां से कहां तक बढ़ रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, और यहां पर भी ए से बी। तो बच्चों ये जो इंटीग्रल है इसको तो आप जानते हो, हमको यही तो इंटीग्रल निकालना था, ये तो निकालना है। ये क्या होगी वैल्यू बच्चों, जब d के साथ कोई भी वैल्यू चिपकी हो, जैसे ये एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। ये मैं अभी बताऊंगा आपको। ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ एक्स और इसकी लिमिट क्या होगी a से b। तो जब भी बच्चे लिमिट सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। इसी फंक्शन में पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट यानी बड़ी वाली लिमिट, तो ये ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट बोलते हैं, अपर
लिमिट ul और इसको लोअर लिमिट ll, ठीक है। तो इसमें b रखा तो एफ बी माइनस, बीच में माइनस साइन होगा, f अब x की जगह a रख दो, तो यहां से आपको पता चलेगा, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो मैं यहां बताना क्या चाह रहा था, अगर ये कहानी आपको नहीं भी समझ में आई है, आ गई होगी, इतना कुछ कठिन है नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो मैंने वहीं से इंटीग्रेशन की डिफिनीशन निकाल दी कि a से b इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। अब ये f क्या है, ये जब इसको सॉल्व करोगे तो एक फंक्शन आएगा, वो भी तो x का फंक्शन होगा। जैसे बच्चों साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो कहीं देखो साइन x एक अलग फंक्शन है और डिफरेंशिएट करने पर भी एक फंक्शन cos x आ गया। तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें अपर लिमिट रखेंगे पहले, माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, ये वैल्यू आपकी दे देगी इस पूरे इंटीग्रेशन की एक पर्टिकुलर वैल्यू, जिसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत समझ गए। इसका बच्चों मैं एक एग्जाम्पल दिया हूं यहाँ पर, अब आप बहुत कायदे से समझ जाओगे कि सर क्यों कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है। जैसे बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझ जाए, यहाँ पर मैंने करा क्या है, एक फंक्शन, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन बच्चों, कैपिटल एफ एक्स, कौन सा फंक्शन, एक मिनट बच्चों, फंक्शन है आपका कैपिटल एफ एक्स, इसको ले लिया बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका बच्चों जरा डिफरेंशिएशन निकालो, तो देखो आपको डिफरेंशिएशन वाले में बताया भी था मैंने, जो 1/2 है वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 1/2 इंटू 2x, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x। तो यानी कि यहाँ पर fx हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और स्मॉल fx क्या आ रहा है, x, ये देखो आ रहा है, जैसे पहले वाले में चले जाओ, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, इससे कंपेयर करो तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, तो ये x हो गया स्मॉल एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, यही तो। अब यहाँ पर एक काम करना है हमको, हम जानते हैं कि a से b एफ एक्स डी एक्स, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए। अब यहाँ पर स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू रख दो, ये है x डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी, एफ एक्स, एक्स में b रखो तो b स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ ए, एफ एक्स में a रखो तो a स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर है। और ये बच्चों जब मैं अभी फॉर्मूले सारे दिखाऊंगा तो आप समझ भी जाओगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x की पावर 1 है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x होता है 1 + 1 अपॉन में x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, यही एफ एक्स है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे जो फंक्शन आएगा वो भी कैपिटल एफ एक्स होगा, बात समझे। और इसमें आप लिमिट रख दो, लिमिट को बच्चों कहीं कहीं पर आप ऐसे जब भी आंसर निकाल लो, आंसर पहले एक्स के टर्म में निकाल लो, फिर लिमिट ले लो। लिमिट को बच्चों ऐसे देखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में a से b, अब इसमें लिमिट ले लो, अपर लिमिट यानी कि b स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट a स्क्वायर बाई 2, यह आपका आंसर है, वही वहां पर लिखा हुआ। देखो ये आपके दिमाग में नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, मैंने इतना सब कहानी आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई, इसको एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों अब देखो जो मेन आपके काम का इंटीग्रेशन फॉर्मूला, सम इंटीग्रेशन फॉर्मूला, बच्चों जिस पे मैं स्टार बनाऊं वो आप जरूर ध्यान में रखना, बाकी भले भूल जाना, क्योंकि वो आप डिराइव भी कर सकते हो या काम में ज़्यादा वो आएंगे नहीं। अब आप कहोगे सर आप तो सबके सामने स्टार बना देते हो, वो ठीक है क्योंकि वो काम आने। देखो बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पर कहीं नोट लगा के लिख दूंगा कि अगर वो इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इनडेफिनिट यानी कि जिसमें लिमिट ना दे रखी हो, ये जो सांप के नीचे और ऊपर लिख देता हूँ मैं a से b, अगर वो ना लिखी हो तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट जरूर लगाना। इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, हमेशा 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 एक कांस्टेंट ये लिख लेना, जरूर लगाना। बात समझ गए कि नहीं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे कि ये देखो इसमें लिमिट नहीं दे रखे। अब देखो बच्चों पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, देखो डी के साथ में क्या चिपका हुआ है, एक्स, अभी मैंने बताया था, तो जो भी चिपका हुआ होता है वही आंसर होता है एक्स।
ये प्लस सी क्या है, प्लस सी, सी एक कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन आपको प्लस सी लिखना जरूरी है जब लिमिट ना दे रखी हो। और ये सी कांस्टेंट कहाँ से आया, ये वाले मेथड्स, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट जरूर लगाना, तो वही एक कांस्टेंट है, बात समझ गए। अब मैं देखो बच्चों सब में प्लस सी नहीं लगाया हूं, ये मैं आप पे छोड़ दिया हूं, ये आप लगा लेना, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पर स्पेस के कंस्ट्रेंट की वजह से या बार बार लिखने के डर से मैंने नहीं लिखा, आप लिखना जरूर। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, यानी x की ये पूरा टर्म जो है इंटीग्रेशन और dx, इसका मतलब है इंटीग्रेशन। ये जो बीच में लिखा है ये fx है, तो मैं अब इसी की बात करूंगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, जहां n -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n x की पावर n-1, उसी तरह x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चों, e की पावर x का क्या इंटीग्रेशन, वो होगा e की पावर x। ये प्लस सी पे ध्यान दो, लेकिन अभी थोड़ा इस पे मत ध्यान दो, e की पावर x पे दो, क्योंकि मैं सिर्फ इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। कांस्टेंट तो आपको लगाना भी है, यहां पर भी लगाना है, ठीक है, हर जगह लगाने। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, तो भाई इंटीग्रेशन भी तो e की पावर x होगा, बात समझे कि नहीं। देखो मैं फॉर्मूला कैसे याद करता था, ऐसे याद करता था, यही कारण है कि आज भी मेरे दिमाग में ये सब फॉर्मूले हैं। चौथा क्या है, देखो थोड़ा एक रिदम बनाओ, जैसे गानों क्या होते हैं, आप जब गाने देखते हो तो गाने आपको याद कैसे रहते हैं, गाने ऐसे याद रखते हैं क्योंकि उनमें रिदम बन जाती है, आप तार से तार जुड़ जाते हैं आपस में, वही यहाँ पर कहानी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स। क्यों होगा जरा ध्यान दो, मैं देखो रिलेट करके पढ़ते हैं, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, तो कहीं ना कहीं उसका उल्टा तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, समझ रहे हो, ऐसे करके रिलेट करो। फिर यहां पर देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। अब आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। देखो यहां से याद हो गया कि नहीं, दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब यहां पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। अब आप कहोगे सर sec x का क्यों नहीं बता रहे हो, आगे बताऊंगा। sec स्क्वायर x dx ये होगा tan x। देखो अब आप कहोगे सर ऐसा, देखो फिर वहीं पर चले जाओ, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। देखो आया कि नहीं आया। उसी तरह cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cot x। क्यों, क्योंकि cot x का क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x, ये होता है कि नहीं। उसी तरह बच्चों sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। क्यों, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan। ये सब बच्चों अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर जरूर देख लेना, उसके बाद ये देखना। देखो बच्चों सॉरी, जिस ऑर्डर में मैं ये बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में देखोगे तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप पहले ये पढ़ लो फिर जाके कोऑर्डिनेट पढ़ो, ये सब मत करना बच्चों, वरना इस यूट्यूब चैनल पर जो मैं करना चाह रहा हूँ उसका कोई पर्पस नहीं होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक वैसी जगह बनाए जैसे ABCD ने जगह बनाई है, बात समझो। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आपको अभी लग रहा होगा कि ये क्या बक रहा है, देखो ये बात एकदम सही है। ABCD आपके दिमाग से कभी इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि अब वो आपके DNA का एक पार्ट बन चुकी है। वैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी बन जाए, पेपर निकले ना निकले, आगे पढ़ाई करो ना करो, लेकिन दिमाग खुला रहे हमेशा, ठीक है। चलो फिर से आ जाते हैं इस पर। देखो 9th वाला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x cot x। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस का cosec x। क्यों, क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec x cot x, ठीक है बच्चों। इसको देख लो एक बार, इसको लिख लो, ना लिखना तो अभी मैं बताऊंगा लास्ट वाले लेक्चर में, मैं लिंक अपलोड कर दूंगा, उसमें नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, कोई चिंता नहीं, मस्त मेंटोस जिंदगी चलेगी एकदम। देखो 10th क्या है, अब देखो जैसे मैंने बोला था x की पावर -1 नहीं होना चाहिए, तो उस केस में इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, ln x। ln x का मतलब log x एट बेस e। देखो है, क्यों अब कहोगे क्यों, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x, याद आ रहा है कि नहीं। उसी तरह a की पावर x, a जहां पर कोई एक नंबर हो सकता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x अपॉन में log a बेस e। ये सब बच्चों डिफरेंशिएशन से ही आया है, आप बस देख लो इसको। अब यहां पर थोड़ा बच्चों ये नया वाला है, नया वाला क्या है, देखो बच्चों अभी तक जो मैं बता रहा हूं वो सब इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया, एक मिनट
एक तो ये कॉलर टच हो जाता है ना, तो उसकी वजह से, कॉलर बता रहा हूँ काफ, तो ये हिल जाता है पूरा। इतना ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या बनाते हैं ये लोग। हाँ ठीक, चलो यहाँ पर आ जाते हैं। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x का इंटीग्रेशन होगा log sec x। अब कहोगे सर ये दो डंडे क्या बना दिए? ये डंडे का मतलब है बच्चों मॉडुलस, यानी कि ये वैल्यू निगेटिव ना लेना, क्योंकि log निगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है, log निगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है। ये जो मैं बोल दिया हूँ ना, ये जो बच्चे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं वो कहेंगे ये क्या बोल रहा है, बक रहा है। वो लेक्चर देख लो जाके बच्चों, लॉगरिथमिक वाला, लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। 13th वाला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होगा? लॉग साइन एक्स। मतलब जो भी वैल्यू है मॉड के अंदर, यानी कि निगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मान लो साइन एक्स माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है, तो वो मत लेना, उसको +1 log 1 लेना। बात समझ गया कि नहीं? यहां पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स के बच्चों दो टाइप से आप लिख सकते हो। एक तो होता है log tan x/2। ये सब मॉड में इसलिए है क्योंकि इनके पहले log लगा हुआ है, और log के अंदर निगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती, तो हमने मॉडुलस ले लिया, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो एक तो फॉर्मूला होता है log tan x/2, और एक होता है log ब्रैकेट में cosec x माइनस cot x। ये दोनों होते हैं। देखो बच्चों, इन पे मैं स्टार नहीं मान रहा हूं, ये नहीं भी याद होंगे तो कोई बात नहीं, ये सारे स्टार हैं। इससे पहले वाले पे भी मैं मार देता हूँ स्टार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तो नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ये cos x sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स, और ये याद भी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे। ये नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होगा? log tan ब्रैकेट में x/2 प्लस π/4। ये यहां पर देखो मॉड यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। बात समझ गए? या इसका एक और फॉर्मूला होता है log ब्रैकेट में, ब्रैकेट यानी मॉडुलस में, sec x प्लस tan x। समझो, sec x प्लस tan x, ये दोनों। ये नहीं याद है तो कोई बात नहीं। और ये आया कैसे है बच्चों, ये सब मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा, इन पे थोड़ा रिसर्च करना। नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैथ वालों को तो मैं पढ़ाऊंगा ही, जब मैथ चालू करूँगा कभी तो चालू होगी। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लो एक बार। ये बच्चों कुछ और है, इन पर भी मैं स्टार मारने वाला हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा साइन इनवर्स एक्स। क्यों? इसका आंसर फिर तुम देना। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों फॉर्मूले एक साथ याद हो रहे हैं। 17th ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा tan इनवर्स एक्स। क्यों? ये जो कर दिया वो समझ जाओ, वही वाला रीजन है। 18वां इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसका होगा sec इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि, ठीक है, वो समझ जाओ, वही चीज बोला हूं मैं। 19th, अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहां पर ये नहीं करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है वही चीज, बस यहाँ 1 है, यहाँ a आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन इनवर्स x, इसके अपॉन में a ले आओ, बस जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया वो a ले आओ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 20वां क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे सर यहाँ a आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स x/a कर देते हैं। बिल्कुल कर दो, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट भी था, यहाँ अंडर रूट नहीं है, तो 1/a बाहर लगाओ। ये सब बच्चों मैं अपने दिमाग में जो चलाता था वही आपको बता रहा हूँ, ताकि याद करने में आपको ज़्यादा रटना ना पड़े। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब ये जो बच्चों मैंने लिखा है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, मुझे भी नहीं याद है, मैं डिराइव कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax साइन bx dx, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, इनका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? इसका देख लो, 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e⁴ax, इसको ऐसे ही लिखा रहने तो, ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट a साइन bx माइनस b कॉस bx, a साइन bx माइनस b कॉस bx। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax कॉस bx क्या हो जाएगा? 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e⁴x, ये तो कॉमन रहेगा। ब्रैकेट में थोड़ा यहाँ पर हेर बदल होगा, a cos bx माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, b साइन bx, ये रोल चेंज हो गए, साइन की जगह cos आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया। बात समझ गया कि नहीं? इसको देख लो एक बार, ये नहीं याद है तो कोई बात नहीं, उतने जरूर ध्यान में रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ एक दो रूल है वो हम पढ़ लेते हैं, फिर कहानी खत्म। किसकी? इंटीग्रेशन की। देखो कहानी तो कभी नहीं ख़त्म होती किसी भी पढ़ाई की, बस क्या है कि इस लेवल पे ख़त्म हो जाएगी, मतलब जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है, कुछ रूल क्या है बच्चों? जैसे आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन में जब भी किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट चिपक जाता था तो हम क्या करते थे? उस कांस्टेंट को बाहर ले लेते थे, उससे कोई मतलब नहीं होता था कि उसका डिफरेंशिएशन करना है कि नहीं, वो तो बाहर चला जाता था।
उसी तरह यहाँ पर रूल नंबर 1 है कि अगर किसी फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो c जो कांस्टेंट है अगर कोई चिपका हुआ है, मान लो 2x का करना है तो 2 को क्या कर लेते थे बाहर, तो c को बाहर ले लो। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, वो मैंने बताया नहीं, जब भी कोई कांस्टेंट लगाओ, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ लिमिट तो दे नहीं रखी है, तो जो भी कांस्टेंट होना चाहिए वो ऐसा कांस्टेंट मत लगा देना जो क्वेश्चन में हो। जैसे कि यहाँ c ऑलरेडी है तो c मत लगाओ, यहाँ कोई कांस्टेंट d लगा दो। बात समझ रहे हो? ऐसा लेटर मत यूज कर लेना जो ऑलरेडी, अब मान लो यहाँ 2 लगा होता तो प्लस का 2 नहीं लिखना, आपको कोई लेटर ही है, लेकिन वो लेटर मत यूज कर देना जो क्वेश्चन में हो। बात समझ रहे हो? वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए। प्लस अब ये दूसरा नियम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ते थे कि अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन है जिनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, यानी कि fx प्लस माइनस gx, g एक दूसरा फंक्शन है, f एक दूसरा फंक्शन है, इसका क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो प्लस माइनस, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, बिल्कुल सिंपल। बच्चों ये 2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। इंटीग्रेशन किसका निकालना है, रूट एक्स का, तो मैं बच्चों यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है बच्चों, हमको पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, होता है कि नहीं होता। यहाँ पर n है 1/2, देखो x की पावर, रूट का मतलब पावर 1/2, तो इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx, ये क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर n+1 यानी 1/2 + 1 अपॉन n+1 यानी 1/2 + 1, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/2 + 1, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, x की पावर 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ये सब आता है कि नहीं, ये भी, अब ये मत कह देना सर इसका भी लेक्चर लो, तब तो चुल्लू पर पानी में मुझे भी डूबना पड़ जाएगा। ये इसका आंसर है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, dx 2/3 x की पावर 3/2, और एक चीज प्लस c, क्यों, क्योंकि मैंने बताया अभी। ठीक है, अब इसका भी एक बार करके देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, तो देखो ये रूट 1/√x, इसका मतलब ये हो जाएगा x की पावर -1/2, यही तो n यहाँ पर हो गया -1/2, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, ये क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर n+1 यानी -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, ये 1 में 1 -1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 अपॉन में 1/2, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 का मतलब होता है बच्चों रूट, तो 2√x प्लस आखिरी में कांस्टेंट जोड़ दो प्लस का c। बात समझ गए कि नहीं, ये आंसर। तो हमको 2 चीजें पता चल गई, क्या कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है क्या, 2x की पावर 3/2 ये, और 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2√x, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका होता है 2/3 x की पावर 3/2, और इसका होता है 2√x। ये बच्चों थोड़ा ध्यान में रखना, 1/√x का 2√x और उसका 2/3, क्योंकि बार बार निकालना, ये चीज़ें यूज़ में बार बार आएंगी तो वो थोड़ा दिमाग में रहेगा तो जल्दी हो जाए। ठीक है, इसको देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा और दिमाग से देखना, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक कहानी था। मतलब कहोगे क्या अभी तक जो पात्र चल रहे थे वो काल्पनिक थे, ऐसा नहीं है, काल्पनिक नहीं थे, वो मैंने सब समझाने के लिए बताया। असली इंटीग्रेशन जो करना पड़ेगा वो कैसा होगा वो मैं यहाँ से बताऊँगा, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें मैं आपको 2 ही मेथड बताऊँगा, क्योंकि बाकी मेथड तो बहुत से हैं। मेथड इन द सेंस आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड है बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि अगर कोई ऐसा वेरिएबल में कुछ ऐसा त्रिडिमझाम बना दिया है जो आपसे डायरेक्टली नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू को हटाकर कोई दूसरी वैल्यू मान लोगे। जैसे हम लोगों को sin ax + b, इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। अब आप कहोगे सर इसका तो हम कर देते, अगर ये sin x होता खाली तो ax + b की जगह पर अगर x होता तो हम डायरेक्टली लिख देते इंटीग्रेशन ऑफ sin x = माइनस का cos x, ये हमने अभी पढ़ा है। लेकिन दिक्कत क्या आ गई है कि साला ये ax + b आ गया है, ये क्या है, तो बच्चों बहुत सिंपल है। जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, जो चीज़ दिक्कत दे रही थी तो उसको एक कोई नया वेरिएबल मान लो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट सपोज क्या t मान लेते हैं नया वेरिएबल, t = ax + b, बिल्कुल सही बात। अब t को तो तुमने ax + b मान लिया,
ठीक है, लेकिन dx को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ t आ जाएगा तो इसको हमको क्या dt के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो x के फॉर्म में ना, इसको हमको dt करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन, या इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत अंग्रेजी हो जाएगी, डिफरेंशिएटिंग या ऐसे ही लिखना बच्चों, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, हो जाएगा कि नहीं बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में ax प्लस बी, यही तो इक्वल टू में। अब मैंने बताया जब सम लिखा हो तो d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो dt बाई डी एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ax, a एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा 1, ये तो आपको पता ही होगा, पहले वाले लेक्चर में देखना जाके। और क्योंकि ये एक कांस्टेंट है भी तो इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो इसमें x नहीं है, x कहीं नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो dt बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों, dt बाई डी एक्स हो गया a। तो dx की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, हम dx को इधर ले जाए, a को नीचे ले आए, तो dx हो जाएगा dt अपॉन a। अब ये दोनों वैल्यू, t की वैल्यू और देखो हमको dx भी मिल गया t के टर्म में, dt बाई a, ये रख देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट होके उसी सूटेबिलिटी पे पहुंच जाएगा जो आपको चाहिए, साइन ax प्लस b यानी कि साइन t, और dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन a हो जाएगा कि नहीं। इसका आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या होता है, माइनस का कॉस t, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस t अपॉन a, t की जगह फिर से वही वैल्यू रख दो ax प्लस b, तो माइनस का कॉस ax प्लस b अपॉन में a, और लास्ट में आप एक यहाँ पर कांस्टेंट लगा दो c, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। आंसर बहुत सिंपल था, ठीक है। मैं कैसे सॉल्व करता था ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहानी बता दी। मैं क्या करता था, हवा में मानता था इसको, साइन एक्स प्लस बी यानी साइन टी का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉस टी, तो माइनस का कॉस टी और टी क्या है, एक्स प्लस बी। अब एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है उसका रेसिप्रोकल यानी 1/a, ऐसे ही सॉल्व करता था मैं। आंसर झट से आंसर, ये सब नहीं करना है, वो तब आएगा बच्चों जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये समझ गए, बहुत सिंपल है, इसको देख लो बच्चों, इसको नोट कर लो, लगाने की खुद कोशिश करना, बहुत सिंपल है ये। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ बच्चों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं अभी एक लगा के भी दिखाऊंगा, जिसमें अगर आप कुछ भी अपने मन से मान लोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, वो सॉल्व ही नहीं होगा। उस केस में बच्चों हम ये डेफिनेट टाइप के कुछ सब्स्टिट्यूशन है वो रखते हैं। जैसे पहला क्या है, अगर कोई क्वांटिटी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की दे रखा हो, मतलब फंक्शन में कहीं ऐसा कुछ आ रहा हो, तो एक्स की जगह पे या तो ए कॉस थीटा मानो या ए साइन थीटा मानो। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, देखो बच्चों ऐसा इसलिए कि जब आप x की जगह a cos थीटा मान लो, मैंने मान लिया, तो ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये सिंप्लीफाई होकर सिर्फ इतने में आ जाएगा, ना कि उतने में, बात समझ रहे हो। उसी तरह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर दे रखा हो तो एक्स की जगह या तो ए टेन थीटा मानो या ए कॉट थीटा मानो। क्यों, क्योंकि ए जब लोगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। उसी तरह बच्चों तीसरा देख लो, अगर ऐसा कुछ हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स को मानना ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। क्यों बच्चों, क्योंकि जब ए सेक थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसी तरह फोर्थ में देखो, अंडर रूट में ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इसके केस में बच्चों हम x को a cos 2 थीटा मानेंगे। आप कहोगे सर ऐसा क्यों करा, देखो बच्चों कितना सिंप्लीफाई हो जाएगी चीज़। अगर मैं x को a cos 2 थीटा रख दूं, ये देखो, और यहाँ पर भी ऐसे, तो होगा क्या बच्चों,
मैं ए कॉमन ले लूंगा, वो सब कट पिट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। होगा कि नहीं? आपको एक फॉर्मूला, हमको इस 1 को हटाना है, तो आपको cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होगा, 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले थे, एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। था कि नहीं था? याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर देख लो, और जो उसका लिंक होगा वो दिया हुआ है नीचे। 1 प्लस cos 2 थीटा। अब यहां पर हमको 1 को हटाना है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा, नीचे 1 को हटाना है तो एक और फॉर्मूला है इसका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो होगा क्या, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये ब्रैकेट खुलेगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 1 ये माइनस 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा tan थीटा। अब देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन, कहाँ a माइनस एक्स a प्लस एक्स, ये सब घूम फिर के आ गया tan थीटा में। इसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हो क्योंकि इसका फॉर्मूला पता है हमको, log sec x, याद आ रहा है। उसी तरह फिफ्थ में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम मान लेंगे a स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ताकि a स्क्वायर कॉमन आके ऊपर नीचे कटे जाए। ये इतना नहीं, आप बस इतना जरूर ये 4 ध्यान में रखना। बात समझ में आ रही? इसका बच्चों मैं एक एग्जाम्पल लगा के दिखाता हूँ, तब आपको मजा आएगा। देखो हाँ बच्चों, तो ये एक इंटीग्रेशन देखते हैं, जैसे अभी हमने सब्स्टिट्यूशन देखे। अब बच्चों क्या हमको निकलना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों है क्या, यहाँ पर ध्यान देना, आपको मैंने अभी बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो होता है सेक इनवर्स एक्स का। तो यहाँ आप कहोगे सर उसी से मिलता जुलता कुछ आएगा, लेकिन हमें तुक्का नहीं लगाना है, हमको तो इंटीग्रेट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन आपको बताया कि ऐसा अगर कुछ दे रखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स को या तो ए सेक थीटा मान लो या ए कोसेक थीटा मान लो। इस केस में मैं ए सेक थीटा मान लेता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेक इनवर्स एक्स से रिलेटेड है। आप कोसेक थीटा भी मान लेते हो, थीटा या टी जो भी मन करे। तो मैं क्या करता हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अब फिर वही होगा, मुझे x को तो आपने थीटा के टर्म में ले लिया, एक नया वेरिएबल थीटा, लेकिन dx को भी तो d थीटा के टर्म में लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा dx अपॉन dx, यही तो, इज इक्वल टू a d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में a सेक थीटा। अब आप कहोगे सर यहां पर तो x है ही नहीं, आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, अभी बताता हूं। d बाई डी एक्स ऑफ x, ये तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों मैंने एक कंपोजिट फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का मैंने बताया था कि थीटा कहीं ना कहीं x पर ही तो डिपेंड कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, जरा देखो कैसे, डी ए सेक थीटा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। मतलब पहले मैंने इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और फिर एकलौते थीटा को कर दिया, तो बराबर मिला के यही आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए सेक थीटा। आ जाएगा कि नहीं, ये आप जाके डिफरेंशिएशन में देख लेना, जहां मैंने बताया था कि y इज अ फंक्शन ऑफ u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर वही मैंने कर दिया। नहीं ध्यान में आ रहा तो बस आप इतना ध्यान रखो कि अगर कोई नया वेरिएबल आ जाए तो पहले उसको उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट, इनटू वो जो नया वेरिएबल है उसको भी डिफरेंशिएट कर दो, बस सिंपल सा है। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए, तो ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा। तो देखो सेक थीटा हो या एक्स हो उससे मतलब नहीं है, सेक एक्स का क्या होता था डिफरेंशिएशन, सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, यही तो, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स उधर ले जाओ तो डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब देखो आपको दो चीजें मिल गई, क्या, एक तो डी एक्स की वैल्यू मिल गई डी थीटा के टर्म में, और एक एक्स की वैल्यू मिल गई ए सेक थीटा। ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख दो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी एक्स, पहले डी एक्स रखता हूँ, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स क्या है बच्चों, एक्स है आपका ए सेक थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी
ए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो बच्चों, देखो यही तो लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, ऊपर बचेगा बच्चों टेन थीटा डी थीटा। यहाँ पर बच्चों मैं क्या करूँगा, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, ब्रैकेट में देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ बच जाएगा माइनस का 1, यही तो। अंडर रूट में से अगर मैं ए स्क्वायर को बाहर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन ए, यही तो, देखो 1 अपॉन ए, ये ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ये पूरा बाहर ले लिया क्योंकि ए कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्यों मैंने इतनी गणित लगाई, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा आपको पता है, क्या पता है, यहाँ पर लिख देता हूँ कहीं पर, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि नहीं है, तो ये 1 इधर ले जाओ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन थीटा डी थीटा अपॉन में अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट में टेन स्क्वायर है, इसको बाहर ले लोगे तो टेन थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन डी के साथ जो भी लिखा होता है वही आंसर होता है, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन ए प्लस ए कांस्टेंट लगा दो सी, ये आंसर। लेकिन ये आंसर अभी सही नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, तो आपने क्या माना था, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, हमको थीटा को एक्स के टर्म में लाना है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, हो जाएगा कि नहीं। और अगर मैं सेक को उधर ले जाऊं तो ये होता है सेक इनवर्स, यही तो बच्चों इनवर्स फंक्शन मैंने पढ़ा रखा है, लिंक नीचे दे रखा है, जाके पढ़ लेना, इसको सेक इनवर्स बोलते हैं। जब उधर जाता है तो ये मत कर देना सेक को नीचे ले आना बेवकूफ़ों की तरह, वो गलत बात समझ रहे हो। इनवर्स फंक्शन है जिनको आर्ग्यूमेंट या आर्क फंक्शन भी बोलते हैं, वो जाके देख लेना। अब इस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दो, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए कांस्टेंट आंसर। बात समझ गए, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। वैसे आंसर होता सिर्फ सेक इनवर्स एक्स, लेकिन क्योंकि ए टपका दिया वहाँ पर तो 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन। देखा बच्चों कितना आसान था, आप कहोगे हाँ बहुत आसान था, देख लो इसको एक बार, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों एक चीज़ और देख लो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का मतलब क्या है बच्चों, अभी तक आपने एडिशन तो देख लिया कि अगर दो फंक्शन जोड़ रहे हो तो क्या करेंगे, घटा रहे हो तो क्या, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन मतलब दो फंक्शन है उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। बच्चों ये थोड़ा फॉर्मूला लंबा दिखा है, आप कहोगे अरे बाप ये सब पढ़ना पड़ रहा है, अरे कुछ नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ बस आप वैसे दोहराना। दो फंक्शन है f1 f2, इसको मैं मान लेता हूँ पहला वाला, इसको मान लेता हूँ दूसरा वाला, ठीक। तो कैसे क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ो दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करो। देखो ये पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है भैया। माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट ये वाला ऐसे करो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स ऑफ f1x, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, और जो वैल्यू आए उस पूरे को क्या करो, इंटीग्रेट करो। ये जो आपका फॉर्मूला है ये है आपका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा ये क्या है, देखो फिर से बता रहा हूँ, पहले वाले को छोड़ो दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले वाले को डिफरेंशिएट करो दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, जो वैल्यू आ जाए उस पूरे को इंटीग्रेट कर दो और इससे घटा दो। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, मतलब जहाँ पर हम टुकड़ों में बांटकर इंटीग्रेट करते हैं। अब आप कहोगे कि सर पहला और दूसरा फंक्शन हम पहचानेंगे कैसे, उसके लिए बच्चों एक छोटा सा नियम, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईलेट का मतलब क्या है बच्चों, देखो इसी ऑर्डर में हमको पहला और दूसरा फंक्शन लेना है कि आई का मतलब है इनवर्स, यानी कि अगर कोई इनवर्स फंक्शन आ जाए
किसी मल्टीप्लिकेशन में, तो सबसे पहले पहला नंबर उसको देना है, यानी 1 और 2 जो लिखा है पहला उसको देना। दूसरा एल मतलब लॉगरिथमिक, अगर कोई लॉगरिथमिक आ जाए, इन्वर्स नहीं है तो पहले लॉगरिथमिक को माना है, मतलब किसको पहला किसको दूसरा माना, जो ऊपर है जिससे मान लो लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक आता, तो जो ऊपर है उसको पहला मानो, जो नीचे है उसको दूसरा मानो। उसी तरह ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन्वर्स को, फिर लॉगरिथमिक को, फिर एल्जेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को, फिर एक्सपोनेंशियल। ये है बच्चों, इसको एक बार देख लो, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी झट से समझ जाओगे। देख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हमको दिखा कि हमको इंटीग्रेशन निकालना एक्स साइन एक्स का, ये मल्टीप्लाई में है, तो एक फंक्शन तो आपका एक्स है, एक है साइन एक्स। अब कहोगे सर इसमें पहला दूसरा कैसे पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे। एक्स का मतलब वो हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन और टी का मतलब हो गया वो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक्स आ गया ऊपर, तो एक्स को मानेंगे हम क्या, पहला, ये पहला और ये दूसरा। अब हम लगा देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला। क्या था बच्चों, पहले वाले को छोड़ो, पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन ब्रैकेट, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया भाई, दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर दो, कर दिया भाई, ब्रैकेट क्लोज कर दो और जो वैल्यू आए उस पूरे को इंटीग्रेट कर दो। ये जो इंटीग्रेशन लगाया बड़ा वाला वो इसी के लिए लगाया था। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, आपको पता ही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा 1, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा माइनस का कॉस एक्स, इसको क्लोज करो dx, ये हो गया कि नहीं, ये हो जाएगा माइनस का x cos x, ये माइनस बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। और आपको पता है, क्या पता है कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। यही बच्चों आपका आंसर, प्लस सी लगा कर आंसर लिख दे। देखो कितना आसान है कि नहीं। कहोगे सर आसान तो है लेकिन ये याद कैसे होगा, बिल्कुल उसी तरीके गाने की तरह याद करो, पहले वाले को छोड़ो, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, फिर पूरे को इंटीग्रेट कर दो, जो आ जाए वही आंसर है आपका। देखा बच्चों कितना सिंपल है ये, ठीक है, इसको देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बस थोड़ा सा और रह गया, मतलब मैं आपको बिल्कुल जैसे नहीं होता अरे बेटा टॉफी खा लो, अरे बेटा, मैं समझा के ताकि आप बोर ना हो जाओ, ठीक है। ये बच्चों एक बार और देख लो, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो मैंने पहले ही बताया था, जब लिमिट दे रखी हो, लिमिट यानी कि लोअर लिमिट a और b, मतलब एक सीमा दे दी गई हो कि भैया इंटीग्रेट यानी कि जोड़ो, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, x की वैल्यू a से x की वैल्यू b तक। ऐसा ना हो कि आप इंडेफिनिट जोड़ते चले जाओ, इसीलिए इंडेफिनिट जब जोड़ते हैं तो एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है, क्या पता क्या वैल्यू आ जाए, बात समझ रहे हो। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, ये आपको पता है। अब एक चीज बस इसमें ध्यान क्या रखनी है, जो नोट लिखा है बच्चों, नोट इसको जरूर नोट करना, क्या कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन लगाते वक्त, तो जो लिमिट होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। लिमिट जो है a और b, अगर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर दिया तो a और b x के हिसाब से नहीं रहेंगी, वो जो नया वेरिएबल मानोगे t थीटा या जो भी मानो वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगी। ये बच्चों इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आपका एग्जाम्पल लिख रखा है, ये आप देखोगे तो आपको झट से समझ में आ जाएगा। कैसे बच्चों, देखो ये फंक्शन एक दे रखा है a से b log x एट बेस e अपॉन x, या इसको ये भी ऐसे भी लिख सकते हो a टू b log, अगर बेस e पर हो तो उसको ln x लिख सकते हो अपॉन x dx। अब मैं बच्चों एक चीज आपसे जरूर कहूंगा, हमेशा सब्स्टिट्यूट कुछ ऐसा करो कि आपकी प्रॉब्लम सिंपल हो। अब आपको पता है कि भैया log x का डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं 1 अपॉन x होता है, तो अगर मैं log x को t मान लूं तो log x को डिफरेंशिएट करने पर 1 अपॉन x आ जाएगा, तो ये पूरा हट जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, पुट ln x इज इक्वल टू t, इसको t मान लेता हूं और दोनों साइड क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ ln x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यही तो बच्चों। अब ln x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x इज इक्वल टू डी टी बाई
dx, तो dx की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो गया, ln x आपने मान लिया dt बाई dx। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, ठीक है, ये 1/x हो गया, हाँ सही तो है यार, ये dx इधर ले जाओ, तो dx/x ये क्या हो जाएगा dt। अब यहां पर देखो बच्चों, dx/x ये पूरा dt के बराबर आ गया, और ln x को आपने t मान रखा था, ये तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन आपका। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको, a to b नहीं लिखूंगा, ln x की जगह रख दूंगा t, और dx/x की जगह क्या रख दूंगा dt। इसको आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे x dx का होता है t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 क्या हो जाएगा, t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक झोल हो गया, झोल क्या हो गया, लिमिट यहाँ a और b जो दे रखी थी वो x के रिस्पेक्ट में दे रखे थे, हमको t के रिस्पेक्ट में पता करनी है। तो देखो बच्चों करना क्या है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, अपर लिमिट लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहां पर x की जगह लोअर लिमिट रख दो a, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी ln a। अपर लिमिट निकालने के लिए क्या कर दो, अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करो, ये जो आपने मान रखा है, ये जो आपने सपोज कर रखा है, उसमें t इज इक्वल टू ln x, x की जगह क्या रख दो b, तो ये हो जाएगी आपकी, ये होंगी आपकी नई लिमिट। पहले वाली लिमिट a और b कब थी, जब यहां dx था, अब dt आ गया है तो लिमिट ये हो जाएंगी, तो क्या हो गई ln a ln b। इसको सॉल्व करना है बच्चों, बहुत सिंपल, ये पावर 1 है, t की पावर 1, तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये कैसे आया बच्चों, याद करो, इसका जो हमने इंटीग्रेशन करा वो एक फंक्शन मिल गया fx, या यहाँ पर t है तो कैपिटल ft, और स्क्वायर ब्रैकेट ln a से ln b, ये लिमिट हो गई। ये हो जाएगा बच्चों t²/2 लिमिट ln a से ln b। 1/2 बाहर ले लो क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा बच्चों t² ln a2 ln b। इसको सॉल्व कर लो, 1/2 t² ln a ln b, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू रखने पर, तो ln b का होल स्क्वायर माइनस ln a का होल स्क्वायर, ये बच्चों आपका आंसर। अब यहाँ x और x के टर्म में नहीं आएगा ना t के टर्म में, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो लिमिट दे रखी है तो हमने वैल्यू जब चेंज ही कर दी है, तो अब इसमें x और t का कोई मतलब ही नहीं, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, ये एक बार देख लो आप लोग, ये क्वेश्चन लिख लो, इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो देख लो, बस ये चैप्टर खत्म, बिल्कुल एकदम इंटीग्रेशन आपके दिमाग में बस गया होगा। क्या है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, कुछ 5-6 प्रॉपर्टी हैं। क्या है बच्चों, पहली कि अगर कोई फंक्शन f(x) है जिसका डेफिनिट इंटीग्रल a से b लिमिट तक ले जा रहे हो, तो अगर लिमिट को अपोजिट कर दो, यानी अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर, यानी इंटीग्रेशन b2 है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, यानी a to b इज इक्वल टू माइनस b2 है। बात समझ, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f(t) dt, यानी वेरिएबल कोई भी हो, x हो चाहे t हो चाहे u हो चाहे v हो चाहे थीटा हो, लिमिट अगर सेम है तो उनकी वैल्यू भी सेम ही होगी। x, अरे वही बात है यार, लेटर x लिखो, a लिखो, b, अरे a भी नहीं, x लिखो, u लिखो, v लिखो, y लिखो, सब सेम ही होगा, ठीक है। ये दूसरा है। ये क्या है, ये तो ऐसे फर्जी का नियम था। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी लिमिट पार्ट में डिवाइडेड है a से b f(x) dx, अगर मान लो हम a से b डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, a से b जाने के बीच में हम c पर भी जा रहे हैं, तो हम कैसे लिमिट लेंगे। देखो ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, जब मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा। एक आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा, हम क्या करेंगे, इसको लिमिट में तोड़ सकते हैं। कैसे, हम पहले गए a से c f(x) dx प्लस फिर c से b गए f(x) dx, जहां c की वैल्यू a और b के बीच में आएगी। बात समझ गए। यहां बच्चों कांस्टेंट मत जोड़ देना, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ लिमिट दे रखी है, समझ रहे हो। क्यों कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू b और a के टर्म में ही आएगी, x या t के टर्म में नहीं आएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये बच्चों क्यों यूज करते हैं, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक कर्व है, वो ऐसा टाइप का है। अब आप कहोगे सर
ए से बी हमको एरिया कैलकुलेट करना है इसका। अब देखो अगर ये दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर दूं तब बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर दोगे। एक तो इस एरिया का निकाल लोगे, एक इस एरिया का, लेकिन एक साथ निकालने को कह दो तो पागल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे जाके कॉन्टिन्यूसली आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे हो गए। तो ए से सी तक निकालो, फिर सी से बी तक निकालो, वही यहाँ पर करा गया। ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये तीसरा नियम है। ठीक है बच्चों, इसको देख लो एक बार, ये बच्चों लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये बच्चों नियम जितनी जगह स्टार मार सकते हो उतना मान लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो, मतलब लोअर लिमिट 0 से हो, तो ये वैल्यू बराबर होगी 0 से a f। अगर x की जगह पे a माइनस एक्स रख देंगे तब भी वैल्यू वही आएगी जो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार। उसी तरह पांचवा नियम क्या है, ये बच्चों अगर आपके दिमाग में हुआ ना तो आप इसे झट से आंसर निकाल दोगे। क्या कि अगर इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स निकालना है, यानी कि लिमिट लोअर लिमिट जा रही है माइनस ए और अपर लिमिट प्लस ए, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। कब 0 होगी? जब फंक्शन एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। अब आप कहोगे सर ऑड फंक्शन याद करो, मैंने जब लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूटी इसी के लिए इतना पढ़ाया है ये सब। आप कहोगे सर इतनी सी बात के लिए इतना क्यों पढ़ा दिया, ताकि और भी कुछ हो तो कंफ्यूज ना हो। ऑड फंक्शन नहीं अगर पढ़ा है तो देख लो जाकर, मैं यहां पर बता दे रहा हूं। जैसे एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है, क्यों? क्योंकि माइनस का एक्स रखकर अगर आप क्यूब निकालोगे तो ये माइनस का एक्स क्यूब आएगा, यानी एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। यही तो ये देखो लिखा हुआ है। तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स में अगर ये f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, यानी कि ये इवन फंक्शन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर ले लो या माइनस एक्स का स्क्वायर ले लो, वो दोनों ही सेम होते हैं। f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इवन फंक्शन होने पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब आप कहोगे सर तो आसान क्या हुआ? आसान ये हुआ बच्चों कि जब ऐसे लिमिट रखोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी ध्यान होगी तो बस आपको लोअर लिमिट पे 0 रख दोगे तो आसान हो जाएगा करना। 0 से a एफ एक्स डी एक्स 2 टाइम्स। बात समझ गए? ये दोनों एक ही नियम के दो पार्ट है कि अगर ऑड फंक्शन है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी, और इवन फंक्शन है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये होगी। बात समझ गए? इसको लिख लो एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक लास्ट नियम बता देता हूं, उसके बाद कहानी खत्म। ये 6th वाला क्या है कि इसका पहला पार्ट कि अगर इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ये 2 बाहर ले लो, 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स डी एक्स कब? जब ये इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन नहीं, यहां पर ये गलत लिख दिया मैंने, इवन फंक्शन नहीं। कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फंक्शन 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर होनी चाहिए। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। अब अगर ये आपको नहीं भी पता है ना तो ये मैंने बस बताने के लिए, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। दूसरा क्या है, इसकी वैल्यू 0 होगी कब? जब एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर होगी। अब आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, ये है क्या? देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो एक्स आपका ए जो है आपका ए है आपका 360 डिग्री, या कह दे 2 पाई है, तो देखो साइन 2 पाई माइनस एक्स 360 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? ऑल शुड टेक ऑफ, ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं? माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स होगा। तो अगर मैं आपसे कह दूं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताओ, 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, तो आप जरा ये कंडीशन चेक करके देखो, साइन 2a माइनस एक्स यानी कि 2 पाई 2a माइनस का x, वो माइनस का साइन x आ रहा है यानी कि माइनस का एफ एक्स, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको तुम सॉल्व करके भी देख सकते हो। कैसे? डायरेक्ट भी, अगर ये नियम पता है तो आप डायरेक्ट 0 लिख दोगे, वरना आप क्या करोगे, इसको लिखोगे माइनस का कॉस x। यही तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस x, माइनस बाहर रखा रहने दो, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 2 पाई। अब माइनस बाहर है, कॉस अपर लिमिट यानी कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। कॉस इवन पाई क्या होता है? 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0। देखो एक तो यहां से आया और एक देखो हमने डायरेक्ट देखकर ही बता देंगे, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 0 हो जाएगा। देखा कितनी आसानी से आ गया।
ठीक है बच्चों, बहुत डिस्कस कर लिया, मतलब इतना इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये 1.5 घंटे के 2 घंटे का जो वीडियो है बच्चों, वो आपके काम जीवन भर आएगा। जीवन भर मतलब जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है, आपको इंटीग्रेशन कभी परेशान नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बस वो लास्ट टॉपिक होगा और बेसिक मैथमेटिक्स खत्म, फिर चालू होगी फिजिक्स।